तो हमने यहाँ के कुछ क्वेश्चन जो थे करा दिए थे 10 क्वेश्चन तक का, जिनमें कि आज मैं 11 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसमें कि 11 नंबर क्वेश्चन जो था हमारा ग्रेड 8.8 में M8 कीलक का अधिकतम कसने का टॉर्क कितना होता है। तो एक कीलक क्या, एक जैसे कि हमारा एक स्क्रू होता है, एक बोल्ट होता है, वो एक बोल्ट होता है हमारा इस तरह, जिसमें हमारे कई चूड़ियाँ बनी होती हैं। तो देखा होगा कि हम किसी नट या बोल्ट को जब हम कसते हैं तो किसी टॉर्क या रिंच की सहायता से हम टॉर्क रिंच की सहायता से हम कसते हैं, या तो हम किसी स्पैनर से कसते हैं। तो ज़्यादा कसने से क्या होता है कि इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं मर जाती है, और चूड़ियाँ इसकी मर जाती हैं। और तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि कम से कम M8 के कीलक के लिए हम कम से कम कितने टॉर्क का प्रेशर हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम आगे बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दे रखा है, एक तरफ हमारा बोल्ट का साइज दे रखा है M6 M8 M10 M12, टू के रेशो में दे रखा है, टू के अंतराल में दे रखा है। और एक तरफ दे रखी है क्लास या ग्रेड 4.8 तक के, कहने का 4.8 इधर दे रखा है, ग्रेड हमारे 8.8 से लमसम 9.8 तक का, और ग्रेड 10.9 और इधर हमारी दे रखी हुई है। तो वही हमारा यहाँ पे शो करा है कि बोल्ट का साइज अगर M8 है, तो हम जो पिछले क्वेश्चन में दे रखा था कि बोल्ट का साइज M8, उसके लिए हम कितने ग्रेड का हम टॉर्क प्रेशर यूज़ करेंगे, टॉर्क का प्रेशर यूज़ करेंगे कितने, तो कितने टॉर्क हम यूज़ करेंगे। तो कम से कम हम 8.8 के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो जाएगा हमारा 28 ड्राई के लिए होगा। एक है हमारा लुब्रिकेटेड। तो लुब्रिकेटेड उन स्थानों के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा जो हमारे नट बोल्ट जो होते हैं वो लुब्रिकेटेड स्थानों पे मिलते हैं। वहाँ पे हम इस टॉर्क का हम इतने टॉर्क का यूज़ करते हैं। कम से कम अगर हम ड्राई की बात करें तो 28 टॉर्क का यूज़ करते हैं, किस तरह के बोल्ट में, M8 बोल्ट में। अगर M14 की अगर बात करता, तो हम अगर 8.8 की अगर हम हमसे पूछता, तो वहाँ पे हम लुब्रिकेटेड वाले स्थान के नटों बोल्टों को टाइट करने के लिए हम M12 का 75 टॉर्क का हम प्रेशर यूज़ करते हैं। और अगर ड्राई की बात करता, तो 95 का हम ड्राई के लिए 95 के टॉर्क का हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कुछ एक तरफ टॉर्क बोल्ट के साइज दे रखे हैं, और एक तरफ हमारा दे रखा है ग्रेड दे रखा है, दूसरी तरफ हमारा ड्राई और लुब्रिकेटेड दे रखा है। तो ये हैं कुछ हमारे, जैसे M8 की बात करते हैं। अगर हम M8 के लिए ग्रेड हमारा 4.8 होता, तो लुब्रिकेटेड के लिए 12 और ड्राई के लिए 15। और यही हमारा 8.8 के लिए है तो 12 और 28। अगर ये 10.9 के लिए है तो 32 से 40। तो इनका यूज़ हम इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे M8 और ग्रेड 8.8 के लिए कितने टॉर्क का, तो 28 के यूज़ करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द कैलिपर यूज फॉर द फाइंडिंग द सेंटर ऑफ रॉड बार इज कॉल्ड। तो किसी हमारे राउंड बार जॉब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किस चीज़ का, तो जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे कि हमने देखा है कि एक राउंड बार जॉब है, इसका सेंटर हमें निकालने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो जेनी कैलिपर का यूज़ करते हैं। इसमें ऑड लेग कैलिपर, इसका जो नाम होता है ऑड लेग कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है, जेनी कैलिपर भी,
और हार्माफ्रोडाइट के नाम से भी जाना इनको जाता है। इनके ज़रिए हम किसी गोल रॉड का सेंटर आसानी से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे। अगर यही है, अगर हम एल्युमिनियम को काटने के लिए हम छेनी के बिंदु कोण कितना है, तो एक हमारा होता है, एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखा होगा आपने, इसका जैसे फॉर्मूला होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम फ्लैट छेनी की अगर हम बात करें, फ्लैट छेनी की या क्रॉस कट की छेनी की बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है, एक एक स्पीड स्टील का होता है, स्पीड स्टील का होता है हमारा 70 होता है स्पीड स्टील का। और हाई कार्बन स्टील का होता है, ये होता है हमारा 65 होता है। और ये जो हमारा है वो कास्ट आयरन हमारा होता है 60 डिग्री का। और ये जो है हमारा माइल्ड स्टील का, ये होता है हमारा 55 डिग्री का। और ये जो ब्रास होता है ये हमारा 50 डिग्री का होता है। और कॉपर के लिए हम 45 डिग्री का यूज़ करते हैं। और जिंक के लिए हम 35 का यूज़ करते हैं। और एल्युमिनियम के लिए हम 30 डिग्री का यूज़ करते हैं। ये जो एंगल जो मैं बता रहा हूँ, ये इनका एंगल जो है, ये हमारे जैसे कि एल्युमिनियम के लिए हमें, एल्युमिनियम को काटने के लिए हम छेनी का जो बिंदु कोण होता है उसका एंगल ये है। जैसे कि एल्युमिनियम के लिए हम कितने एल्युमिनियम को काटने के लिए हम इस छेनी का कोण कितना रखेंगे, 23 डिग्री। अगर यहाँ पे अगर माइल्ड स्टील का पूछता है, माइल्ड स्टील को काटने के लिए फ्लैट छेनी का कितना कोण रखेंगे माइल्ड स्टील के लिए, तो 55 डिग्री रखेंगे। और यही अगर क्रॉस कट का, अगर ये क्रॉस कट छेनी का यूज़ करता है, क्रॉस कट छेनी का, तो सेम होगा, इन सब का सेम होगा। क्रॉस कट छेनी के लिए हम एल्युमिनियम को काटने के लिए कितना रखेंगे, 23 डिग्री। और हाई कार्बन स्टील के लिए 65 डिग्री रखेंगे छेनी का बिंदु कोण। और रही बात, अब हमारा एक डायमंड बच जाता है, एक डायमंड हो जाता है। तो ये हो गए हमारे फ्लैट के लिए, इनका एंगल रखा जाता है। और जो क्रॉस कट है, ये एंगल इनका रखा जाता है, सेम ही रहते हैं। क्रॉस कट में भी फ्लैट, जो फ्लैट का रहेगा, फ्लैट का जो बिंदु कोण रहेगा छेनी का, वही क्रॉस कट में रहेगा। और अगर हम ये डायमंड अगर छेनी की बात करेंगे, तो डायमंड छेनी के लिए हम 60 डिग्री रखते हैं। और हाफ राउंड छेनी के लिए हम कितना रखेंगे, तो 45 रखेंगे हाफ राउंड के लिए। सभी के लिए है हाफ राउंड, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट है, क्रॉस है। अब हम अगर अगर डायमंड छेनी की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो डायमंड छेनी का सभी के लिए, अगर स्पीड स्टील के लिए देखेंगे तो 60 डिग्री होगा, हाई कार्बन स्टील के लिए होगा तो 60 डिग्री होगा, कास्ट आयरन के लिए होगा तो 60 डिग्री, माइल्ड स्टील के लिए 60 डिग्री, ब्रास के लिए 60 डिग्री। और अगर ये हमारा अगर हाफ राउंड के लिए अगर हम बात करें, हाफ राउंड के लिए 45 डिग्री, सभी के लिए, सभी धातुओं के लिए 45 डिग्री होगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री, ये वाला एल्युमिनियम के लिए 30 डिग्री हमने ये रख दिया इनको, एल्युमिनियम में 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ बेसिक डायमेंशन। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट साइज को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहा जाता है, टॉलरेंस कहा जाएगा। और जैसे कि अगर हम डेविएशन की बात करेंगे, तो किसी जॉब के साइज और बेसिक साइज के बीच के अंतर को हम डेविएशन कहते हैं। बेसिक साइज और जॉब के साइज, तो जॉब के साइज और बेसिक साइज क्या होती है, जैसे कि ये हमारा एक जॉब है, ठीक है, ये इस होल में जाना है, ठीक, ये इस होल में जाना है ये सॉफ्ट को। तो इसमें क्या है, हमारा जो बेसिक साइज होगा, एक तो जॉब का साइज होता है, एक बेसिक साइज होता है। बेसिक साइज जैसे कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है 50 प्लस माइनस 0.2 रखा हुआ है, ठीक, 0.2 है। तो बेसिक साइज तो जो है हमारा ये 50 तो दिखा रहा है, लेकिन जो जॉब का साइज हम कम से कम कितना बना सकते हैं, कितना नहीं बना सकते हैं। तो जैसे कि ये 50 दे रखा है, तो अब यहाँ पे जैसे कि हम हाईएस्ट कितना बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा, इसमें ऐड अगेन 50 0.2,
इतना बना सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या डेविएशन क्या है, डेविएशन बताता है किसी जॉब का साइज और बेसिक साइज। तो जॉब का साइज हमारा कितना निकला है, जॉब का साइज हमारा इतना ये निकला है और बेसिक साइज हमारा ये निकला है। तो इन दोनों के अंतर अंतर जो जितना होगा वो हमारा डेविएशन कहलाएगा। टॉलरेंस हो गया, ठीक है। फिट हमारी क्या होती है, फिट होती है आपस में मिलने वाले दो पार्टों के बीच में जो संबंध होता है, ठीक है। मिलने वाले दो पार्टों के बीच में जो संबंध होता है, मिलने वाले, जैसे कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जैसे हम इसमें डालते हैं तो देखा होगा तो क्लियरेंस फिट होगी, ठीक है। तो कई तरह की फिट होती है, क्लियरेंस फिट होती है, मैक्सिमम होती है, इंटरफियरेंस होती है, इंटरफियरेंस, ट्रांजिशन, और ठीक है, इस तरह की फिट्स होती हैं। अगर ये साइज अगर है ना फिट, तो वही इसमें बता रहा है कि फिट क्या होती है, हमारी आपस में दो मिलने वाले पार्टों के बीच में जो अंतर होता है वो हमारा फिट कहलाता है। तो इसका हमारा क्या है, मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड, टेस्टिंग मेथड के लिए हम किसका यूज कर, टेस्टिंग मेथड हम किसका किसका नहीं कर सकते हैं, इसमें रेडियोग्राफी का नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का यूज़ हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में करते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड में हम इसका प्रयोग करते हैं, रेडियोग्राफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इन द मैकेनिकल कंपैरेटर द मैग्निफिकेशन रेंजेस। तो मैकेनिकल कंपैरेटर की जो मैग्निफिकेशन रेंज होती है, मैकेनिकल कम से कम कहाँ तक का माप ले सकता है वो। तो ये जो माप ले सकता है ये बिटवीन 100 से 1000 तक का माप को आसानी से ले सकता है, 100 से 1000 तक की माप को आसानी से ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द वार्निंग साइन, वार्निंग साइंस के लिए, साइन के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस तरह के साइन का यूज खास करके करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर बीम। ये किसका साइन सिंबल है, ये लेजर बीम का है। अगर हम देखो होता क्या है कि इनका जो आइडेंटिफाई का वार्निंग साइन होता है ये कुछ इस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, जिसमें कि अंदर का जो चित्र बना होगा ये हमारे ब्लैक कलर का होगा, इसका जो बॉर्डर होगा ये ब्लैक कलर का होगा, और अंदर का जो कलर होगा वो येलो का होगा, येलो रंग का। अब इसमें रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक, तो इलेक्ट्रिक शॉक के लिए हम इस तरह बना देंगे, इसके त्रिभुज के अंदर, ट्रायंगल के अंदर कुछ ऐसा साइन बना देंगे इलेक्ट्रिक का। रिस्क ऑफ द फायर, तो इसके बीच में हम आग का जलता हुआ बना देंगे इसके बीच के अंदर। रिस्क ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, तो रेडिएशन हमारा जो लेजर बीम का तो ये बना हुआ है हमारा। और रिस्क ऑफ द लोनिजिंग रेडिएशन, तो रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन के लिए रेडिएशन का हम इस तरह से साइन बना देंगे हम। तो ये हमारे कुछ इस प्रकार होते हैं सिंबल, ट्रेंगुलर में कर करके हम अंदर के साइन को येलो कर, अंदर का साइन जो बनेगा वो हमारा ब्लैक कलर का बनेगा, अंदर का जो कलर बनेगा, ये जो स्पेस खाली है ये हमारा येलो रहेगा। तो इसका आंसर लेजर बीम, ये साइन जो है ये लेजर बीम का साइन है। नल्स ऑफ द 1.25 mm पिच ऑफ द प्रोड्यूसर्स, तो इसका हम क्या यूज करते हैं, तो मीडियम जो नर्लिंग होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ और होते हैं, जैसे कि हमारे कई टाइप के होती हैं, जैसे कि कोर्स होती है, ठीक, एक हमारी होती है कोर्स, होती है कोर्स पिच, ठीक है। कोर्स होती है, मीडियम होती है, फाइन होती है, वेरी फाइन होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पिच की बात कर रहा है तो कम से कम जो 1 कोर्स के लिए 1.8 पिच का यूज़ करते हैं मिलीमीटर में, और इनका मीडियम के लिए हम 1.25 का यूज़ करते हैं, फाइन के लिए 1 करते हैं, और वेरी फाइन के लिए 0.8 करते हैं, mm का यूज़ करते हैं। कि इतने की एक पिच बनेगी। और पिच हमारा होता क्या है, जैसे कि देखा होगा पिच हमारा जो हेक्सा में होता है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को हम पिच के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होती है एक पिच होती है, कहलाती है। या तो दो क्रस्ट से लेके क्रस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, या तो हमारी रोड से रोड तक की दूरी को
पिच के नाम से जानते हैं। तो हमारी कोर्स, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन के नाम से होती है। कोर्स होता है 1.8 और मीडियम होता है 1.25, फाइन 1 और वेरी फाइन 0.8 होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी वाला। विघटित एसिटिलीन सिलेंडर में दाब के बीच होता है। तो दाब के बीच हमारा क्या होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बता रखा था कि हमारे दो टाइप के सिलेंडर होते हैं कुछ इस प्रकार। जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो काला होता है, ठीक, वो हमारा ब्लैक होता है। एसिटिलीन का होता है, ये हमारा होता है मैरून रंग का होता है। तो है ना, तो ये हमने कुछ बता रखे थे, ऊपर मैंने दर्शाए थे। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। ये है हमारे कुछ सिलेंडर। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की हम बात करते हैं, तो ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर जो बनाए जाते हैं ये हमारे एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। ये हमारे काले रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे काले रंग के होते हैं, है ना। तो ये जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं ये काले रंग के होते हैं और ये एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं। और कम से कम जो इनका व्यास होता है 0.216 मीटर तक होता है, 0.216 मीटर तक होता है। और इनका इनका जैसे कि इनमें जो ऑक्सीजन में हम लगाते हैं थ्रेड जो बनी होती है इनके, वो इनके रेगुलेटर में, तो इनकी होती है ये राइट हैंड थ्रेड होती है, ठीक है, राइट हैंड थ्रेड में बने होते हैं, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ये दे रखे हैं। और कम से कम जो इसमें है, इसमें कम से कम 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेकर के 150 किलोग्राम सेंटीमीटर तक का गैस को भरा जाता है। लेकिन इससे पहले जो मैंने इससे क्वेश्चन करवाया था, शायद फर्स्ट क्वेश्चन था, तो उसमें क्या है, मैंने 12.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में बता रखी थी, जिसमें वो हमारी मिस्टेक थी, ठीक है। तो उनको आप सही कर लीजिएगा। जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर में हमने 120 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से लेके 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में के दाब में हम इसको भरते हैं, गैस को, ऑक्सीजन गैस को। अगर हम एसिटिलीन की बात करते हैं तो ये मैरून रंग का होता है, 20 डिग्री के टेम्परेचर में 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में दबाव में भरते हैं इसको, ठीक है। ये हमारे कुछ सिलेंडर्स होते हैं, बाकी तो हमारा ऊपर वाले का तरह सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा विघटित एसिटिलीन गैस सिलेंडर के लिए दाब हमारा कितना है, एसिटिलीन के लिए 15 से 16 होता है, ठीक है। 15 से 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव में भरती है एसिटिलीन की। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए है वो कम से कम 120 से लेके 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दबाव में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में भरा जाता है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के दबाव में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द हेक्सा ब्लेड पिच टू द कट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब। तो थिन ट्यूब के लिए हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 0.8 होनी चाहिए थिन ट्यूब के लिए, है ना। थिन ट्यूब के लिए, क्योंकि मैंने बता दिया है, अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि ये होती है कोर्स, कोर्स के लिए होती है हमारी, कितनी होती है, तो 1.8 होती है कोर्स के लिए, है ना। मीडियम के लिए होती है, मीडियम के लिए होती है 1.2 होती है। वेरी फाइन, मतलब फाइन के लिए होती है, फाइन के लिए 1 होती है, वेरी फाइन के लिए हमारी 0.8 होती है। थिन ब्लेड के मतलब थिन ट्यूब को काटने के लिए हम वेरी फाइन ग्रेड का, वेरी फाइन कोर्स पिच का हम यूज़ करते हैं, वेरी फाइन ग्रेड पिच का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। चलिए आगे। दिस बेयरिंग आर डिजाइन टू टेक एंड द एक्सियल थ्रेड एज वेल एज द रेडियल लोड। मतलब एक्सियल थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड दोनों के लिए हम एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों का ही यूज करते हैं हम।
है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक, एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल लोड। आगे ये दोनों होते क्या है, तो जैसे कि हमारा क्या होता है एक्सियल लोड, जैसे कि ये हमारी गोल सी बेयरिंग बनी है। अगर लोड हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, प्रेशर हमारा ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये हमारा रेडियल लोड के अंतर्गत आता है। कहने जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे तो, जैसे कि देखा होगा जो हाइड्रोलिक कुर्सी होती है, हाइड्रोलिक चेयर, तो उसमें क्या होता है, हम ऊपर साइड में हम बैठते हैं, ठीक, ऊपर यहाँ पे हम बैठते हैं। बैठने के बाद जो प्रेशर होता है ये हमारा नीचे की ओर होता है, तो इसके जो बीच है, इसमें जो लगने वाला जो लोड होता है ये हमारा एक्सियल लोड होता है। और जो हमारा रेडियल लोड होता है, तो ये हमारी कुछ बेयरिंग इस प्रकार बनती है बेयरिंग, जिसमें कि हमारा जो लोड होता है ये सॉफ्ट होती है, तो लोड हमारा प्रेशर इस तरफ होता है, तो ये हमारा रेडियल लोड, ये हमारा रेडियल लोड होता है। तो रोलर बेयरिंग में, रोलर, अब रही बात है रोलर बेयरिंग का यूज जो कहाँ पे किया जाता है, रोलर बेयरिंग का यूज हम करते हैं अधिक भार और कम गति में करते हैं। इसका जो यूज़ करते हैं रोलर बेयरिंग में, इसमें हमारी रोलर बेयरिंग, जैसे बेयरिंग है तो यहाँ पे रोलरे लगे होंगे रोलर, तो इसमें क्या होता है, पहले तो जिसमें रोलर लगा होता है वो हमारा पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो इसमें जो हमारा है ये हमारा इस तरह लोड लगता है वो रोलर बेयरिंग में, ठीक है। रोलर बेयरिंग में हमारा रेडियल लोड होता है। और हमारा जो एंगुलर कांटेक्ट बॉल बेयरिंग है इसमें दोनों टाइप के होते हैं। किसकी जो बियरिंग्स में जो बॉल्स होती हैं ये हमारी कुछ टेपर में बनी होती हैं, एंगुलर किसी एंगल में, ठीक है, कुछ एंगल में बनी होती हैं एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग में, तो कुछ एंगल में बनी होती है, जिसमें इसमें क्या होता है दोनों टाइप का लोड होता है, एक्सियल और थ्रस्ट दोनों लोड होते हैं, एक्सियल और रेडियल दोनों लोड होते हैं हमारे इसमें। और जो हमारा टेपर रोलर बॉल बेयरिंग होता है ना, तो ये हमारा थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट थ्रस्ट जो बॉल बेयरिंग है इसका हम थ्रस्ट लोड के लिए हम करते हैं। और बाकी जो हमारा जो टेपर रोलर बेयरिंग है, टेपर रोलर, इनके लिए हम, टेपर रोलर के लिए हम हाई स्पीड के लिए और हाई लोड के लिए हम करते हैं। और बाकी जो हमारा जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है इसका हम एक्सियल लोड और रेडियल लोड दोनों के लिए हम करते हैं इनका प्रयोग। चलिए, द कोटिंग फैक्टर ऑफ द 1.4 to 1.5 आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड फॉल्स अंडर। तो इसमें हमारा कोटिंग फैक्टर बताना है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोड है हमारा। तो कोटिंग कोटिंग फैक्टर जो दिया है हमारा 1.4 से 1.5 दिया है। तो हमारे 3 टाइप के कोटिंग फैक्टर होते हैं, एक होता है हैवी, मीडियम और लाइट। तो हैवी एक होता है कोटिंग फैक्टर, हैवी, मीडियम और लाइट होता है। तो हैवी होता है वो 1.6 से लेके 2.2 तक होता है हैवी लोड के लिए। मीडियम लोड के लिए होता है 1.4 से लेके 1.5 तक होता है। और लाइट लोड के लिए होता है 1.25 से लेके 1.3 तक होता है। तो ये कुछ 3 प्रकार के हमारे कोटिंग फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा हमें ये पता चलता है ये किस ग्रेड का इलेक्ट्रोड है हमारा। तो इसमें जो हमारा पूछा गया है 1.4 से लेके 1.5 जो पूछा गया वो हमारा मीडियम मीडियम कोडिंग फैक्टर के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, तो इसमें ये बताना है A10 mm लॉन्ग नॉमिनल साइज वी ब्लॉक कैपेबल ऑफ द क्लैंपिंग वर्क पीस बिटवीन द 5 to 19 mm डायामीटर ग्रेड ए। तो ग्रेड ए के लिए हमें ये बताना है, देखा होगा जब आपने क्लैंपिंग ब्लॉक जो है हमारा जिसमें हमारा गोल रॉड रखा जाता है जिसे कहते हैं एंगल प्लेट, ठीक है। एंगल प्लेट जो हमारी होती है उसका साइज हमें पूरा बताना है, जिसमें कि ब्लॉक दिया है वी और लंबाई दी है 100, लंबाई दी है हमारी 100, कि कम से कम जो हमारी, जैसे कि हमारा गोल रॉड है, ये हमारा गोल रॉड है, तो गोल रॉड जो है हमारा ये 100 mm का है।
100 mm की लंबाई हो गई। डाया हमारा हो गया है, डाया 5 से 90 हो गया, ये हमारा 5 से 90 डाया हो गया है का। ग्रेड ए है, तो हमारे किस में आता है, ये आता है हमारा आंसर ए वाले में, क्योंकि वी ब्लॉक 100 लंबाई बताता है, ये डाया बताता है, और ये हमारा कंपनी का ग्रेड बताता है, ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये हमारा ए के अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या आया, सबसे पहले हमारी लंबाई शो करता है। ठीक है, तो हमारा इसमें ए आंसर हो जाएगा। चलिए, द shears used in sheet metal for the inside the cutting of intricate work is called intricate। ठीक है, इंट्रिकेट में क्या है हमारा ये बताना है। आंसर इसका ये हो जाएगा बी वाला। ठीक है, बी वाला। चलिए आगे। थ्रेड्स यूज इन वॉल्व स्पिंडल इज। तो थ्रेड वॉल्व स्पिंडल में कौन सी थ्रेड वॉल्व बनी होती है, इसमें नकल थ्रेड बनी होती है। अब ये नकल थ्रेड होती कैसी है नकल थ्रेड, तो नकल थ्रेड कुछ इस प्रकार होती है। नकल थ्रेड ये होती है हमारी नकल थ्रेड के नाम से जानी जाती है। और वर्म थ्रेड देखी होगी आपने, ऐसे जो एक जैसे कि एक सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट में कुछ ऐसे इस प्रकार बनी होती है, राउंडेड, तो ये वर्म थ्रेड होती है। ठीक है, नकल थ्रेड कुछ हमारी इस तरह से होती है, जैसे कि देखा होगा कांच की बोतल में जो बनी होती है नकल थ्रेड। और वर्म थ्रेड एक वर्मा होता है, जैसे कि जिसको हम क्या है कि सॉफ्ट को हम 90 डिग्री में रोटेट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। हालांकि हम माइटर गियर का यूज़ करते हैं, लेकिन देखा होगा आपने जैसे कि रोट रोटरी मोशन के लिए हम लीनियर मोशन का यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो होती है रोटरी मोशन, और लीनियर मोशन हमारी नीचे होती है। तो इनको राउंड राउंड होता है, ये हमारी आगे की साइड जाती है। तो रोटरी मोशन के लिए लीनियर मोशन का यूज़ हम वर्म गियर के द्वारा करते हैं। वर्म गियर में जो हमारी होती है इस तरह की थ्रेड होती है, और ये हमारी बोतलों में पाई जाती है, और एक्मी थ्रेड हमारी लेथ में पाई जाती है। चलिए आगे। द फाइल्स हैविंग द रेक्टेंगुलर शेप विथ द टीथ ओनली एट द बॉटम फेस इज कॉल्ड। तो बॉटम फेस के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टिंकर फाइल का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा। ए हैंड टूल यूज द क्लोजिंग एंड द लॉकिंग ऑफ सीम्स इन शीट मेटल वर्क। तो शीट मेटल वर्क को, है ना, ये जो जैसे कि शीट मेटल वर्क है हमारा, शीट मेटल की सीम को हम लॉक करने के लिए किस टूल्स का यूज़ करते हैं, तो हमारा है वो ग्रूवर। ग्रूवर कुछ हमारा इस तरह से बना होता है। ठीक, इस तरह से बना होता है, जिसको पकड़ के हम दो सीटों दो जैसे कि दो सीट को हमें जोड़ना है, तो हमें इसमें सीम्स बनानी पड़ती है। उन सीम्स को लॉक करने के लिए हम ग्रूवर का यूज़ करते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। एक तार में कोर को बनाने के लिए तार के चारों ओर लपेटते हुए धातु पत्र पर दिए गए वायरिंग अनुमति का निर्धारण निम्नलिखित फॉर्मूला द्वारा व्यक्त किया गया है। डी तार है व्यास, तो और टी मोटाई दी गई है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 इंटू डी प्लस टी। ठीक है, आंसर इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 2.5 इंटू डी प्लस टी। निम्नलिखित धातु के छिद्रण तथा परिच्छिद्रण करते समय मिट्टी के तेल का प्रयोग कर्तन के रूप में किसमें किया जाता है, तो एल्युमिनियम में किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम में किया जाता है। तो कुछ हमारे जो दे रखे हैं अभी मैं दिखाता हूँ, है ना। तो एल्युमिनियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम के लिए हम मिट्टी के तेल का यूज़ करते हैं। पीतल के लिए हम सोल्यूबल ऑयल का यूज़ करते हैं। तांबे के लिए हम सोल्यूबल ऑयल या लॉर्ड ऑयल का यूज़ करते हैं। और ढलवे लोहे के लिए हम ड्राई का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फ्लूड इन्वॉल्व क्लास डी फायर। चलिए इसको बाद में मैं करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी।